So this is the lecture video solution of the chapter NLM. So let's start with the first question. Conservation of momentum in a collision between particles can be understood from. ठीक है, पहले हम समझते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ बोलता क्या है. ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है. सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो डी पी बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, जब एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होगा तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या बोलता है, कॉलिजन के केस में हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं. ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, जिसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. तो टोटल फोर्स हमारे पास निकल के आता है, वो निकल के आता है ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हमारे पास कंजर्व हो जाता है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोबारा ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, न्यूटन सेकंड लॉ ओनली, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो हमारा ये जो सही ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सेकंड लॉ थर्ड लॉ दोनों में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मीटर स्केल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इम्प्लाइज. पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो विच लीड्स टू द फोर्स ज़ीरो. तो फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगा. देन टॉर्क की बात करते हैं. लेट्स ना खुद सोचो कि है ना, कोई बॉडी है, हम उसको खींच रहे हैं. ठीक है, टॉर्क क्या करता है, घुमाने का काम करता है. अब किसी बॉडी को हम खींच रहे हैं तो वो घूम कैसे सकती है, जब तक हम उसके ऊपर कहीं और फोर्स ना लगाएंगे. ठीक है, जैसे डायग्राम है. ठीक है, इससे समझो, अगर किसी बॉडी को हम खींच रहे हैं तो इस पर टॉर्क ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होगा. तो हमारे पास फोर्स ज़ीरो होगा, टॉर्क ज़ीरो होगा. ठीक है, नाउ ऑप्शन देखते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज़ ज़ीरो बट टॉर्क अबाउट द सेंटर, नहीं है, गलत है. द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज़ ज़ीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज़ ऑल्सो ज़ीरो. ठीक है, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी ज़ीरो, गलत है. नीदर द फोर्स नॉट, तो ये भी गलत. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रिकेट बॉल मास 150 ग्राम हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, द चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल इज. ठीक है, तो हम पहले देखो मास की वैल्यू निकाल लेते हैं. 150 ग्राम है, जिसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मोमेंटम निकालना है. तो मोमेंटम हम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करके निकालेंगे. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है -3i कैप ब्रैकेट के 4j कैप. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास सेम गिवन है, बस साइन अपोजिट है. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी रखा मैंने यहाँ पे, फिर इनिशियल वेलोसिटी रखा, माइनस लगाया. तो यहाँ से मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा -6i कैप -6i कैप -8j कैप. ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर बैठेगा वो ये बैठेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को मैच कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द शॉन अरेंजमेंट, अज्यूम ऑल सरफेसेस टू बी स्मूथ. स्मूथ है मतलब कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है. इफ एन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, देन एक्सेलरेशन ऑफ एम अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू. ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे वो हमारे पास करना है एफ बी डी. पहले हम एफ बी डी देखते हैं. ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल एम है, इसके ऊपर हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर. ठीक है, अब ये कोई रिएक्शन फोर्स देगा जो वेज पे हमारे पास लगेगा इस साइड. ठीक है, अब एन के अब कंपोनेंट्स तोड़ें तो एन साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा एन कॉस थीटा. ठीक है, इसके बाद रिएक्शन जो इसने दिया तो एन का कंपोनेंट इधर बन रहा है, तो मतलब वेज पीछे की तरफ खिसकेगा. ठीक है, तो वेज पीछे की तरफ खिसकेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी पीछे की तरफ. अब हम आगे देखते हैं. देखो, टोटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा. इधर जो हमारे पास टोटल मतलब दोनों को इक्वल कराना है, दोनों फोर्सेस को. एक हमारे पास लग रहा है एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा को हम इक्वल करा देंगे एम प्लस एम टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब टोटल फोर्स के इक्वल करा देंगे. यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी एन साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम टोटल मास. ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में निकल के आई है, ये निकल के आई है हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब -i कैप के अंदर. ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है मेरे को. ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज. देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे. ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हमने ले लिया, लेट्स से
एल लेंथ की रोप का मास था हमारे पास m, तो यूनिट के लिए निकालेंगे जो हमारे पास आएगा m/l, ठीक है। अब हमारे पास इसने पूछा है कि टेंशन निकालनी है ऊपर से x डिस्टेंस नीचे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को टेंशन निकालनी है कितनी होगी, पहले हम निकाल लेते हैं। ऊपर वाला x था, नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा l माइनस एक्स, ये इतना था पार्ट l माइनस एक्स हो गया। तो इसका नीचे ग्रेविटी की वजह से g नीचे लग रहा है, तो हमारे पास नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m/l l माइनस एक्स इंटू जी, ठीक है। ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये मास है, ये मास कहाँ से आया, यूनिट पार्ट का जो मास था वो m/l है। तो अगर मैं l माइनस एक्स पार्ट का अगर मैं मास निकालूंगी तो मेरे पास जो बैठेगा वो बैठेगा m/l l माइनस एक्स, ठीक है। सो यहाँ सब सिंपल सी बात है, हमारे पास दो ही फोर्सेस थे, ठीक है। एक तो ऊपर टेंशन लग रहा है, एक नीचे की तरफ हमारे पास mg की वजह से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दोनों को हम बैलेंस करवा देंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ हमारे पास mg लगेगा, दोनों को बैलेंस करवा देंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉकी प्लेयर इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड विद द सेम स्पीड। कोई बॉडी है जो पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी और सडनली उसने वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया, ठीक है। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज, अब सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ दोबारा वही बात करते हैं। देखो एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt होता है, ठीक है। जो हमारे पास एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, या फिर उल्टा ले लो, वाइस वर्सा, एक ही बात है। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास यहाँ क्या है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं P फाइनल माइनस P इनिशियल निकालूंगी तो मेरे पास फोर्स एक्सटर्नल की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैं P फाइनल माइनस P इनिशियल है, वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको P फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ P इनिशियल लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जो बॉडी थी, पहले मेरे पास बॉडी थी जो ऐसे थी, अब मेरे को इसका क्या करना है, मेरे को इसका माइनस वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो फाइनल मोमेंटम ये था और ये इनिशियल का मेरे पास माइनस फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से साउथ वेस्ट। ऑप्शंस पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन नहीं, गलत। मसल फोर्स अलोंग साउथवर्ड नहीं, गलत। फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट, हाँ ठीक है, ये सही है। तो हमारे पास ये ऑप्शन मैच हो जा रहा है। नेक्स्ट, an insect scroll up a hemispherical surface very slowly. See the figure. The coefficient of the friction between the insect and the surface is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल से है। सबसे पहले हम जो ऐसे क्वेश्चंस में करते हैं वो हमारे पास क्या करता है, हमें FBD बनानी होती है, ठीक है। तो FBD देख लेते हैं पहले इसकी। देखो यहाँ से मैं FBD बनाती हूँ तो मेरे पास ऑब्वियस ही बात है, एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे mg लग रहा होगा। अब mg के अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूंगी मेरे पास दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक तो आएगा mg cos अल्फ़ा, दूसरा निकल के आएगा mg sin अल्फ़ा। अब कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 फोर्सेस आ गए जिसको मेरे को सिंपल सी बात है बैलेंस कराना है, ठीक है। अब इनको बैलेंस कराते हैं। देखो पहले सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास ये जो फोर्स है इसको इसके इक्वल पुट किया, मेरे पास इक्वेशन 1 निकल के आ गई। नॉर्मल फोर्स को मैंने mg cos अल्फ़ा के साथ बैलेंस कराया, मेरे पास इक्वेशन 2 निकल के आ गई। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी म्यू इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3, तो मेरे पास यहाँ से tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3 आ गई, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं। tan अल्फ़ा का अपोजिट क्या होता है, मेरे पास होता है tan अल्फ़ा का अपोजिट cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू 3, ये मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से cot अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ गन अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन अ बुलेट विच इज़ गिवन बाय, इक्वेशन दे रखी है फोर्स की, द बुलेट इमर्जेज आउट विद स्पीड 400, ठीक है। फाइंड आउट द इम्पल्स। देखो सिंपल सी बात है, इम्पल्स क्या होता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही हमारे पास इम्पल्स होता है, ठीक है। फिर पूछा क्या है, टिल फोर्स ऑन द बुलेट, जब हमारे पास फोर्स ज़ीरो हो जाएगा उस केस में हमारे इम्पल्स पूछा गया है, ठीक है। तो उस केस में इम्पल्स निकालना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं फोर्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करा के टाइम की वैल्यू निकाल लूँ। तो यहाँ से मैंने फोर्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कराया, फिर मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से इक्वल पुट करा के मेरे को टाइम की वैल्यू जो है वो मिल गई 2 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। अब जो मेरे पास जो इम्पल्स होता है वो मेरे पास क्या होता है, एफ होता है। कहाँ से कहाँ तक टाइम को इंटीग्रेट करूँ मैं, ज़ीरो से लेके जो मैंने वैल्यू निकाली थी ना अभी टाइम की, वहाँ से तक मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ, ठीक है। तो इम्पल्स इक्वल्स टू एफ कहाँ से कहाँ तक, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। तो मैं इसको, अब हमारे पास सिंपल सी बात है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इम्पल्स होता है हमारे पास एफ, ये मैंने अपर लिमिट लिखी है, यहाँ मैंने लोअर लिमिट रख दी, ठीक है। ये मैंने अपर लिमिट रख दी, ये मैंने लोअर लिमिट रख दी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ इंटीग्रेट करना है 100 - 0.5 × 10⁵ टी को मेरे को यहाँ से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने ये लोअर लिमिट रखी, ये अपर लिमिट रखी, यहाँ से इंटीग्रेट पे 100t, इसका इंटीग्रेशन करने पे ये बन जाएगा। तो लास्ट में इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने से मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा इम्पल्स इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो 0.1 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies of masses 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, देखो इसकी वजह से 6G नीचे लग रहा होगा, इसकी वजह से 4G नीचे लग रहा होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास होती क्या है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। नेट फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, 6G - 4G हमारे पास नेट फोर्स आ गया। टोटल मास हमारे पास 10 kg है, तो ये हमारे पास टोटल मास मैंने रख दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा G/5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, a body of mass 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in figure. So force applied on spring balance, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स निकालना है, सिंपल सी बात है, इंक्लाइन प्लेन है। तो सबसे पहला जो मैं निकालूंगी, मेरे को पता है इधर mg sin थीटा लग रहा होगा, नीचे की तरफ मेरे पास mg लग रहा है, तो ये कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है mg sin थीटा लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ये नीचे की तरफ आएगा तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो इधर की तरफ मेरे पास स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स इसको कैंसिल या बैलेंस करने के लिए नहीं है, ये दो फोर्स हैं, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से स्प्रिंग फोर्स है जो 25 न्यूटन निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 15 kg is resting on a rough inclined plane as shown in figure. The block is tied by a horizontal string which has a tension of 50 Newton. The coefficient of friction between the surface. सिंपल सी बात है, हमें म्यू निकालना है। वही सिंपल सी बात है, पहले एफ सबसे ज़रूरी, कोई भी क्वेश्चन देखें हमें एफ निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास एफ निकलेगी, नीचे मेरे को पता है, नीचे मेरे पास mg लगेगा, ठीक है। तो mg के दो कंपोनेंट तोड़े, mg sin थीटा, mg cos थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा और इधर फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। अब एक फोर्स देखो, यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक टेंशन भी है। ये टेंशन को अगर मैं दो कंपोनेंट में दोबारा तोड़ूँ, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट तोड़ ताड़ के मेरे पास यहाँ से निकल के आएगा नॉर्मल mg sin थीटा, mg cos थीटा, t sin थीटा, t cos थीटा और एक फ्रिक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल 6 फोर्सेस है। अब हमें इनको बैलेंस करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ दो फोर्सेस है। तो यहाँ से मैंने सिंपल सी बात है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा प्लस t sin थीटा मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी
फ्रिक्शन टी कॉस थीटा और इधर एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने बना दी एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन प्लस टी कॉस थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन को मैं सीधी सी बात है म्यू इंटू नॉर्मल लिख सकती हूँ। तो फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मेरी ये इक्वेशन बन गई थी एक, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई थी, दोनों में नॉर्मल है तो दोनों को डिवाइड कर देती हूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास म्यू बच गया इधर, इधर मेरे पास बचेगा एम जी साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा। इस इक्वेशन का जो बचेगा वो बचेगा एम जी कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा। अब मेरे को थीटा की वैल्यू पता है 45 डिग्री है, तो मैं सारी जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दूँगी। ये साइन 45 कोस 45 मेरे को पता है सेम रहता है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाना है। ठीक है, मास की वैल्यू क्वेश्चन में 15 गिवन है, तो 150 माइनस टेंशन 50 गिवन है क्वेश्चन में, तो 150 माइनस 50 अपॉन 150 प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास म्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/2। म्यू की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about the blocks shown in the diagram that are being pushed by a constant force on a friction based table। ठीक है, अब इस केस को हम ध्यान से देखते हैं। देखो, जो हमारे पास नेट फोर्स लग रहा है वो तीनों का मिला के हमारे पास नेट फोर्स ये वाला फोर्स है, ये सभी ब्लॉक्स के लिए सेम है। ठीक है, तीनों को अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर करके चलती हूँ तो तीनों के ऊपर नेट फोर्स सेम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नेट फोर्स सेम है, टोटल मास हमारे पास 6 है, तो सभी की एक्सेलरेशन मेरे पास सेम आएगी। पर जो हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स आएगा वो कभी सेम नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर मैं एफ बी डी से देखो एफ नेट क्या होता है, ये क्या सिस्टम का एफ नेट निकाला है मैंने, पर अगर मैं एक ब्लॉक को अलग निकाल लूँ तो मेरे पास जो फोर्स निकल के आता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल के आता है। एक्सेलरेशन ज़रूर सबकी सेम है पर किसी का मास सेम नहीं है। ठीक है, सब वेरी कर रहा है, उसकी वजह से फोर्स वेरी करेगा। देखो अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ तो एफ बी डी से भी मेरे को पता चलेगा। देखो एफ बी डी बनाई मैंने इसकी, तो यहाँ एक फोर्स एफ लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन लग रहा है। दूसरी मैंने एफ बी डी बनाई जिसमें मेरे पास इधर 2 न्यूटन की 2 kg ब्लॉक की मैंने एफ बी डी बनाई। एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स मेरे पास इधर से लग रहा है, एक और यहाँ से एक्सेलरेशन लग रही है। ठीक है, तो मेरे पास कहीं भी मेरे को फोर्स सेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास पहला स्टेटमेंट था ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज़ द सेम, नहीं, ये हमारे पास सही बात नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन बनेगा वो सिर्फ ए बनेगा। ठीक है, so next question, a particle of mass 2 kg is initially at rest, the force acts on it whose magnitude changes with time, the force time graph is shown below, the velocity of particle after 10 second is। देखो सिंपल सी एक चीज़ मेरे को पता है, देखो फोर्स और जो टाइम का जो ग्राफ होता है वो मेरे पास क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देता है। ठीक है, तो मेरे को चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकल जाए तो मैं वेलोसिटी आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका एरिया कैलकुलेट करती हूँ। एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ से इतने इतने पार्ट का एरिया निकाला, फिर इतने पार्ट का एरिया निकाला, इतने पार्ट का एरिया निकाला और इतने पार्ट का एरिया निकाला। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्रेपीजियम है, स्क्वायर ट्राइंगल। ठीक है, स्क्वायर में हमारे पास लेंथ मतलब साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये मेरे पास टोटल एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ से 100, ये मेरे पास टोटल एरिया निकल के आ गया 100। अब ये मेरे पास 100 क्या है, मेरे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। इनिशियली बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, तो मेरे पास इनिशियल तो कोई मोमेंटम होगा ही नहीं, तो मेरे पास सिर्फ फाइनल मोमेंटम बचता है। मास इंटू वेलोसिटी को मैं 100 के इक्वल पुट करूँगी, तो यहाँ से वेलोसिटी में निकल के आ जाएगी 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये बॉल है, यहाँ से बॉल गई टकरा के वापस गई। ठीक है, अगर मैं इनको कंपोनेंट में तोड़ूँ तो यहाँ मेरे पास एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, ऊपर तोड़ने पे एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। ठीक है, सबको वैसे इसका फॉर्मूला रटा हुआ होता है। ठीक है,
कब कैसे क्या होता है। तो यहाँ अगर मैं बेसिक से चलूँ तो मेरे को पता है ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे मेरे पास ये कंपोनेंट। अब मैं डेल्टा पी निकालूँ तो मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल में अगर मोमेंटम कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -2 mv साइन थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा मेरे पास क्या है 60 डिग्री है, मैंने ये वाला थीटा कंसिडर किया है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट मेरे कैंसिल हो गए थे, मेरे पास साइन थीटा वाले कंपोनेंट बचे थे। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंटम निकल के आएगा 2 mv साइन थीटा। वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास मोमेंटम निकल के आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम निकल के आ जाएगा √3/2। अब सेकेंड चीज़ क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है, टाइम दे रखा है, हमारे पास फोर्स पूछा गया है। सेकंड रो क्या बोलता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स हमारे पास होता है dp/dt। तो यहाँ डायरेक्शन भी सेम होती है जो चेंज इन मोमेंटम की होती है, और फोर्स क्या होता है dp/dt होता है। डेल्टा पी हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से डेल्टा पी और टाइम की वैल्यू पुट करके हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो आएगी 250√3। बात करते हैं डायरेक्शन की, मैंने अभी बोला जैसे कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन निकल के आएगी। ठीक है, मोमेंटम की डायरेक्शन मेरे पास निकल के आई थी लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड ही हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन इज पुश्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अ फोर्स 12 न्यूटन। The coefficient of friction between the wall and block is 0.6. The magnitude of force exerted by the wall on the block. वॉल हमारे पास ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है। पहले एफबीडी, सिंपल सी बात है, कभी भी क्वेश्चन करना है एनएलएम का सबसे पहले हमें एफबीडी बनानी होती है। ठीक है, 12 न्यूटन लग रहा है, ये ब्लॉक क्या है, दीवार पे पुश ऐसे रखा गया है, तो इसको हम अगर ब्लॉक क्या करेगा, नीचे गिरने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको जो वेट है नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा मेरे पास, ऊपर लगेगा। ठीक है, नॉर्मल अब इधर लगेगा, जो हमारे पास ये डायरेक्शन है, वॉल इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो मैं पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेती हूँ। मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बन सकता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मेरे पास बन सकता है 0.6 इंटू 10 इंटू 12, मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन बन सकता है 7.2। म्यू इंटू नॉर्मल करके निकाल लिया, नॉर्मल यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, अब वेट तो बॉडी का 5 kg है, पर फ्रिक्शन वो यूज़ कर रहा है 7.2। ठीक है, तो ये जो केस होता है इसमें हमें पता है जब फ्रिक्शन एक्सीड कर जाता है वेट से या एक्सटर्नल फोर्स से, तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आती है। तो यहाँ से फ्रिक्शन मेरे पास 5 न्यूटन ही आएगा, 7.2 नहीं बोल सकती मैं उसको। ठीक है, अब उसने फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉल, मेरे को पता है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों से निकल के आता है, दोनों से निकल के आता है, वही हमारे पास नेट फोर्स होता है। ठीक है, तो दोनों से जो फोर्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरे पास 13 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। A block is dragged on a smooth horizontal surface with the help of a light rope which moves with the velocity v as shown in figure. The horizontal velocity, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल है। देखो, मैंने किसी रस्सी को खींचा, अगर मैं एक पॉइंट को v वेलोसिटी से खींच रही हूँ तो मेरे पास दूसरा जो पॉइंट है वो भी मेरे पास v वेलोसिटी से ही खींचना चाहिए। सही बात है कि नहीं। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करूँगी वो देखो। देखो, ये पॉइंट है जो v वेलोसिटी से खींच रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता है ये रस्सी है, रस्सी अगर ब्लॉक को खींचेगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी v डैश इधर आएगी। ठीक है, अब मैं v डैश का अगर ये कंपोनेंट निकाल लूँ ये वाला, तो मेरे को पता है v डैश साइन थीटा बनेगा। अब मैंने अभी भी बोला रस्सी का कोई भी पॉइंट खींचूंगी मैं तो मेरे पास सेम वेलोसिटी से खींचा जाएगा, तो यहाँ पे जो v डैश साइन थीटा है वो हमारे पास v के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दोनों को इक्वल पुट कराया, तो यहाँ से मेरे को v डैश की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक लाइन का आंसर था। Next question. Let's begin with the question number 17. A body of mass m is suspended by two strings making angle alpha and beta with the horizontal as shown in figure. Tension in the two strings. हमें दोनों strings में tension निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम ध्यान देंगे FBD पर। ठीक है, तो इसका हम FBD देखते हैं। देखो,
हमारे पास क्या है, जो टेंशन दे रखी है, तो इसके हम दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। पहले यहाँ पे जो एंगल है अल्फा, ये एंगल है हमारा बीटा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, T1 साइन अल्फा, T1 कॉस अल्फा, ठीक है। इसका तोड़ेंगे T2 साइन बीटा, T2 कॉस बीटा, ठीक है। अब नीचे की तरफ मेरे को पता है mg लग रहा होगा और कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये करना है, क्वेश्चन में हमें फोर्सेस आपस में बैलेंस करवाना है, ठीक है। वर्टिकल के सारे फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 2 फोर्स है, वर्टिकल में हमारे पास ये 3 फोर्स है, ठीक है। तो सबको बैलेंस करवा देंगे। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, पहली इक्वेशन निकल के आएगी T1 कॉस अल्फा इक्वल टू T2 कॉस बीटा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन निकल के आ गई है। यहाँ से मैं T1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। T1 की वैल्यू ये नीचे चला जाए तो मेरे पास बन जाएगी T2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन मैं बनाऊंगी वर्टिकल डायरेक्शन की, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू mg। अब जो मैंने इक्वेशन 1 से T1 की वैल्यू निकाली थी वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आगे जब मैं सॉल्व करूँगी इसको, तो मैं आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ इस इक्वेशन से मेरे पास T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से मेरे पास T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब मेरे को T2 की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे पता है कि T1 की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने T1 जो पहली इक्वेशन से निकाला था वो निकाला था T1 इक्वल्स टू T2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास T1 की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काम में आने वाली है, वो ध्यान रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस, मतलब कहीं नीट में वैसे बहुत कम यूज़ होता है, पर ध्यान रखना, एक आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी, ठीक है। जिसको जो मतलब आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, ठीक है। मतलब अल्फा और बीटा एंगल है दोनों, एक बार साइन के साथ देना, एक बार कॉस के साथ देना, ये करना। ये आइडेंटिटी हमारे पास इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, ठीक है। जो कि देखो यहाँ काम आई है। यहाँ जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पे जब मैंने कॉस अल्फा एलसीएम लिया और यहाँ भेजा तो मेरे पास यहाँ पे ये निकल के आया। ये मेरे पास जो है वो आइडेंटिटी बनी है, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी बनी है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। देखो, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। कोई बॉडी थी जो पहले m मास की थी और रेस्ट पे थी, एक्सप्लोड हो गई, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 है। मेरे को एक चीज़ क्लियर है, ठीक है। 2 of which of mass m/4 each are thrown off in perpendicular directions with velocity of 3 and 4। अब जो 3 टुकड़े थे उसमें से 2 टुकड़े जो m/4 मास के थे उसमें से दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं। एक 4 की स्पीड से गया, एक 3 की स्पीड से गया, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब जो तीसरा जो पीस बचा वो मेरे पास m/2 मास का होगा। मुझे नहीं पता उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पर मेरे को ये पता है, मेरे को अगर मोमेंटम 0 करवाना है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, तो मेरे को पता है कि अपोजिट में जाएगा, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ इतना पता है और मैंने x मान ली उसकी वेलोसिटी। अब मेरे को यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा कराना क्या है, मोमेंटम कंजर्व करवाना है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मेरे को पता है मेरा 0 रहा है। फाइनल मोमेंटम मैं लिखूँगी तो इसका ये रहा m/4 इंटू ये mv, ये रहा, सॉरी ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये रहा, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम। यहाँ से मैं निकालूंगी तो मेरे पास जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी x इक्वल्स टू -1.5 i कैप प्लस 2j कैप। माइनस क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दी थी कि ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए। ये यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन को देख रहा है। अब मेरे को ऑप्शंस देखूँ तो मेरे पास आई कैप जे कैप में नहीं है, तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाऊँगी तो मेरे पास मैग्नीट्यूड बनेगी 2.5, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A nucleus disintegrates into 2 nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be देखो, न्यूक्लियर साइज मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, वही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में अगर लगाऊंगी तो मेरे को m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरे पास मोमेंटम रहने वाला है। अब यहाँ से मेरे को वेलोसिटीज़ का रेशियो पता है, तो यहाँ से मैं m1/m2 का रेशियो निकाल लूँगी, ठीक है। तो m1/m2 का रेशियो जो आएगा वो v2/v1 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है मेरे को, देखो एक ही पार्ट था जो 2 पार्ट्स पे टूटा, मतलब डेंसिटी सेम रहेगी,
क्लियर है इतना। तो डेंसिटी सेम रहेगी तो मैं m1 को लिख सकती हूँ डेंसिटी इंटू v1 और m2 को लिख सकती हूँ डेंसिटी इंटू v2। यहाँ से डेंसिटी सेम है और अगर मैं वॉल्यूम लिखूँगी तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ r का क्यूब बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से मेरे पास सिंपल सी बात है r1/r2 आ जाएगा, वही हमारे न्यूक्लियर साइज का रेशियो होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन, A man wants to slide down a rope. The braking load for the rope is 2/3 of the weight of the man. With what minimum acceleration should fireman slide down? ठीक है, स्लाइड डाउन है, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, इतना मेरे को क्लियर है। तो ये मेरी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, अब उसने बोला ब्रेकिंग लोड, मतलब ब्रेकिंग लोड यहाँ पे वो चीज़ बताना चाह रहा है कि वो जो रस्सी है वो मैक्सिमम टेंशन कितना सहन कर सकती है। ठीक है, तो ये 2/3 ऑफ द वेट मतलब 2/3 ऑफ mg रस्सी का मेरे पास टेंशन आ जाएगा। ये टेंशन आ जाएगा मेरे पास 2/3 ऑफ mg नीचे लग रहा है, तो बस वही सिंपल सी चीज़ करनी है, mg माइनस 2/3 ऑफ mg इक्वल्स टू m। बस यहाँ से इक्वेट करवा के मेरे पास जो आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड फ्रॉम अ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg पर सेकेंड, dm/dt दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन में। एंड इफ़ द स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। देखो मेरे पास पहली चीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो dm/dt है, दूसरी मेरे पास दिया है वेलोसिटी। ठीक है, और एक दिया है मास। मेरे को पूछा क्या है, उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा। देखो पहले याद करते हैं फोर्स के कितने फॉर्मूले होते हैं। देखो कितने पता है हमें पता है फोर्स क्या होता है, ma के इक्वल होता है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, v dm/dt प्लस m dv/dt। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल में फोर्स होता है। ठीक है, एम ए हम लिखते हैं। यहाँ पे मेरे को पता है मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाला फैक्टर मेरा हट जाएगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा v dm/dt। तो मैं इसको अगर इसके इक्वल करवा दूँ तो मेरे पास सारी वैल्यू है एक्सेलरेशन को छोड़ के, तो मेरे पास यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया है। तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कराना है। देखो v dm/dt लिखा, यहाँ से v dm/dt लिखा, और यहाँ से पहले मैंने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 5 न्यूटन। अब बेसिकली इसको सिंपल सा मैं ma के इक्वल करा दूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, ये बैठेगी मेरे पास 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, A block at rest slides down a smooth inclined plane which makes an angle 60 degree with the vertical। मेरे पास जो इंक्लाइन प्लेन है वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब समझो क्या है, वर्टिकल मतलब ये मेरे पास वर्टिकल है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये। ठीक है, नाउ एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड्स। ठीक है, t1 सेकेंड्स में वो नीचे पहुंच रहा है। अनदर ब्लॉक इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रीचेज द ग्राउंड इन t2 सेकेंड सॉरी, देन द रेशियो ऑफ t1 रेशियो t2। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास ऐसे चल के आ रहा है, दूसरा मेरे पास है जो ऐसे आ रहा है। ठीक है, दोनों का टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम का रेशियो मैं मान लेती हूँ ये मेरे पास हाइट h रही होगी, तो मेरे पास बेसिकली ये मेरे पास 2h बनेगी, क्योंकि ये 60 डिग्री दे रखा है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये कैलकुलेट होके आ जाएगी 2h। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता है यहाँ नीचे g लग रहा होगा और यहाँ पे g साइन थीटा लग रहा होगा, मतलब g/2। ठीक है, अब मेरे को सिंपल सा टाइम का इक्वेशन लगाना है, जो मेरे को पता है √2h/g होता है। पहले मैं इसके लिए लगाती हूँ t1 के लिए, तो यहाँ पे मैं √2, हाइट 2h है और ग्रेविटी g/2 है। ठीक है, तो मेरे पास ये कैलकुलेट होके आ जाएगा √8h/g। सेम अगर मैं t2 के लिए लगाऊँ तो मेरे पास आएगा √2h/g। दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगी तो मेरे पास आएगा आंसर फाइनल जो है वो है 2। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, in figure the blocks A, B and C each of mass m have acceleration a1, a2, a3 respectively. f1 and f2 are external forces of magnitude 2 mg and mg respectively। then देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें हमेशा FBD देखनी होती है। तो इसके अगर मैं FBD देखूं तो देखो ये एक फोर्स लग रहा है,
यहाँ जो मास है वो 1 mg नीचे लगाएगा, यहाँ 2 m का मास है वो 2 mg नीचे लगाएगा, यहाँ एक मास m है और तीसरे में एक मास m है, दूसरा भी मास m है और एक फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो तीनों की अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँगी तो मेरे को पता है, देखो 2 mg नेट फोर्स अपॉन मास मेरे पास एक्सेलरेशन होती है। नेट फोर्स क्या आएगा 2 mg माइनस mg, टोटल मास कितना है मेरे पास सिर्फ m है, तो यहाँ से मेरे पास a1 निकल के आएगी, वो आएगी g। सेकेंड में चलते हैं, नेट फोर्स 2 mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना है 2m ये रहा, m ये रहा, तो 3m आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास a2 निकल के आएगा g/3। नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो एक तो F2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दूसरा 1 mg इसकी वजह से लग रहा है, तो टोटल 2 mg हो गया और ये mg हो गया, ठीक है। तो नेट फोर्स आएगा 2 mg माइनस mg, टोटल मास कितना है मेरे पास 2m है, एक मास ये है एक मास ये है, तो यहाँ से मेरे पास a3 कैलकुलेट हो जाएगा g/2। अब इसमें हम रिलेशन बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा a1 ग्रेटर है, उसके बाद a3 है, देन a2 है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। इन द फिगर मास ऑफ अ बॉल इज़ 9/5 टाइम्स मास ऑफ द रोड, ठीक है। जैसे जैसे हमें पता चल रहा है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे पता है जो बॉल का मास है वो 9/5 टाइम्स है रोड का, ठीक है। एक चीज़ पता चल गई, length of road is 1 meter, the level of ball is same as road level, find out time taken by the ball to read at the upper end of the road, ठीक है। देखो FBD की तरफ चलते हैं पहले, तो सबसे पहले तो देखो दोनों सेम लेवल के ऊपर है, यहाँ पे दोनों की लेवल कुछ ना कुछ सेम रही होगी। अब मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास T लग रहा है यहाँ, एक T लग रहा है यहाँ, ठीक है। दोनों का टोटल मिला के 2T लग रहा है यहाँ, तो ये मेरे पास आ गया 2T। मैं मान लेती हूँ कि ये बॉल मेरे पास ऊपर A एक्सेलरेशन से A1 से जा रही होगी और ये रोड A2 से नीचे आ रही होगी। अब दोनों में रिलेशन मेरे को एस्टेब्लिश करना है, वो मैं कैसे करूँगी। मेरे को पता है सिग्मा T इंटू ए क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। देखो T.A मतलब टी ए कॉस थीटा, अगर एंगल 0 डिग्री है तो मेरे पास बनेगा 1, और अगर एंगल 180 डिग्री है तो मेरे पास बनेगा -1। तो देखो T2T भी वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस वाई में है, ये भी प्लस वाई में है, ठीक है। ये मेरे पास प्लस वाई में, ये मेरे पास माइनस वाई में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ -1 लगेगा, यहाँ +1 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो पहले मैं क्या करूँगी, जो बॉल है और जो रोड उन दोनों की एक अलग अलग FBD बनाते हैं। चलो देखो यहाँ जब मैंने बॉल की FBD बनाई, टेंशन 2T ऊपर लग रहा है, नीचे 9/5 ऑफ mg लग रहा है, क्योंकि बॉल का मास था वो 9/5 m था। मेरे पास A1 जा रही है ऊपर, ठीक है। अब रोड को देखें तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर T टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ A2 लग रहा है, ठीक है। अब देखो अब इक्वेशन बनाते हैं, 2T माइनस 9/5 ऑफ mg इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ मास इंटू A1। सेम इसके लिए करेंगे, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma2, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेती हूँ और t की वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ से a1 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। a1 निकल के आ जाएगा जो आएगा 9/29 अपवर्ड, a2 जो निकल के आएगा वो आएगा 2g/29 डाउनवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। ये मेरे पास जो एक्सेलरेशन आई थी वो मेरे पास आई थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आए थे। अब मैं निकालूंगी बॉल की एक्सेलरेशन रोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं अगर वो निकालूंगी तो मेरे को पता है एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो मैं बॉल विद रिस्पेक्ट टू रोड निकालूंगी। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव माना है, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो टोटल आएगी 3g/29, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब सिंपल सा काम बचा है मेरे को,
मेरे को डिस्टेंस पता है 1 मीटर की रोड है, मेरे को एक्सेलरेशन पता चल गया है कितना है, अब मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है। तो इनिशियली 0 से चला होगा तो मेरे पास सीधा मेरे को लगाना है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखाऊंगी तो मेरे पास ये वाला पॉइंट है जो कैंसिल हो जाना है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूँगी, टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस मेरा 1 है, तो यहाँ से मेरे पास सिंपल सा जो टाइम निकल के आएगा वो 1.4 सेकेंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन। देखो एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को पहले मैं फोर्स निकाल लेती हूँ, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। देखो अगर मैं 10 kg ब्लॉक के ऊपर देखूँ फोर्स कितना लग रहा है तो mg साइन थीटा, तो यहाँ से mg साइन थीटा मैं लगाऊंगी तो मेरे पास फोर्स निकल के आएगा 5g, यहाँ से फोर्स निकल के आएगा 7.5g। ठीक है, ये गलती मत करना, कभी कभी हम देखते हैं यहाँ ज़्यादा मास है तो क्या पता ये नीचे जा रहा हो, नहीं, फोर्स देखना है कहाँ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो नेट फोर्स निकाल लेती हूँ मैं, कितना नेट फोर्स आएगा 7.5 माइनस 5g अपॉन 17.5 टोटल मास। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो 2.5g डिवाइडेड बाय 17.5। ऑप्शन चेक करते हैं, 3.5 नहीं, 7.5 नहीं, 14.5 कोई है नहीं, तो g/7 है। हाँ ये हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो कैसे, देखो अगर मैं इसको कट करूँ तो मुझे पता है 25 7 टाइम्स कितना होता है, 175 होता है, तो g/7। तो क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करना है तभी हमें पता चलेगा, तो यहाँ से इसका ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर डी बैठेगा। तो नेक्स्ट, what is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move? सिंपल सा वही करना है जो हम हर क्वेश्चन में करना है, FBD। ठीक है, एक फोर्स F लग रहा है इधर, दो कंपोनेंट में तोड़ूंगी, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा एक इधर टूटेगा। ठीक है, नीचे mg लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ये सारे कंपोनेंट टूट जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ नहीं कराना मेरे को, पहले मैं लिख लेती हूँ क्या फ्रिक्शन मेरे पास क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है। अब जो फ्रिक्शन है वो ये वाला फ्रिक्शन मेरे पास एफ साइन थीटा के इक्वल आएगा, एफ साइन 30 के इक्वल कराऊंगी तो ये रहा मेरा F/2 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, जो कि मेरे पास है म्यू इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो एक फोर्स ये रहा और एक F cos 30, तो नॉर्मल की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी mg प्लस √3/2f। और तो अब इसको मैं इक्वेट करा दूंगी सिंपल सा, F/2 इज इक्वल्स टू म्यू, मेरे को पता है दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ मैं नॉर्मल की वैल्यू रख दी तो मेरे पास सिंपल सा जो F कैलकुलेट होके आएगा वो मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a mass of 1 kg is suspended by a string A, another string C is connected to its lower end, see figure, if sudden jerk is given to C। देखो पहले हम समझते हैं कि रस्सी टूटने का कहाँ ज़्यादा चांस है। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उधर रस्सी टूटने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और टेंशन लगती क्यों है, जैसे कोई रस्सी है उसके नीचे अगर मैंने किसी वेट को रख रखा है तो उसके ऊपर टेंशन लगेगी। जैसे देखो यहाँ देखूँ तो मैं BC के ऊपर तो कोई टेंशन ही नहीं लग रही क्योंकि उसके नीचे कोई मास है ही नहीं। ऊपर जो ब्लॉक होता है उसकी वजह से कभी टेंशन नहीं आती, नीचे जो ब्लॉक होता है उसकी वजह से टेंशन आती है। ठीक है, तो इस रस्सी में मेरे पास टेंशन 0 रही है। ठीक है, इसमें 0 टेंशन रहेगी। टेंशन जो आएगी वो आएगी AB वाले पॉइंट में, तो अगर मैं जर्क दूंगी तो मेरे पास AB वाला पॉइंट टूटेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। द पोर्शन AB ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, बिल्कुल सही बात है। द पोर्शन BC ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, नहीं, उसमें तो टेंशन है ही नहीं। नन ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, नहीं। द मास विल स्टार्ट रोटेटिंग, नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर E सही बैठेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले हम FBD बनाएंगे। सिंपल सी बात है, FBD बनाते हैं, सबको बैलेंस कराते हैं। देखो बस ये देख लेते हैं, सरफेस स्मूथ है रफ है, देखो रफ सरफेस बोला है। ठीक है, देखो ऊपर नॉर्मल लगेगा मेरे को पता है। F2 को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूंगी, F2 साइन थीटा, F2 कॉस थीटा। पीछे फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये फोर्स आगे की तरफ है तो पीछे फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, नीचे mg लगेगा। हो गए सारे फोर्स, अब सीधा बैलेंस कराते हैं सबको। चलो नॉर्मल जो निकल के आएगा वो आएगा मेरे पास mg प्लस F2 कॉस थीटा
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कराऊँ तो मैं फ्रिक्शन मेरे पास निकल के आएगा F1, एक फोर्स F1 ये रहा, दूसरा F2 साइन थीटा ये निकल के आएगा। तो मेरे पास दो वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुके हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, चलो। A block of mass m on a rough horizontal surface is acted upon by two forces as shown in figure। ठीक है, हमने देखा। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। हमने दो इक्वेशन तो बना ली थी। अब हमें क्या करना है, सीधा हमें फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल के इक्वल करना है। मैंने फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल के इक्वल किया तो मेरा जो बनेगा वो बनेगा, एक सेकेंड, म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू F2 साइन थीटा, सॉरी प्लस F1 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस F1 आएगा। उसके बाद यहाँ से मैं म्यू को कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास F2 साइन थीटा प्लस यहाँ एक F1 एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, ये ऐड कर लेना प्लीज़ क्योंकि आगे पीछे भूल गई। ठीक है, अपॉन नॉर्मल। ठीक है, तो F2 साइन थीटा प्लस F1 अपॉन नॉर्मल की वैल्यू मैंने रख दी, ऊपर F2 साइन थीटा प्लस F1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरे को क्लियर है ये चीज़। तो आगे चलते हैं। ये वाला ऑप्शन मेरे पास मैच हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A smooth block is released at rest on a 45-degree incline and then slides distance d। ठीक है, the time taken to slide is n times as much to slide on a rough incline than on a smooth incline। the coefficient of friction। सिंपल सी बात है, मैंने मतलब एक इंक्लाइन प्लेन है, एक बार उसको स्मूथ रखा गया, एक बार उसको रफ रखा गया। ठीक है, जब उसको रफ रखा गया तो मान लेते हैं उसमें टाइम मेरे पास लग रहा है T2, जब उसको स्मूथ रखा गया तो मान लेते हैं मेरे को टाइम लग रहा है T1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, स्मूथ रखा गया तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन उसकी जी साइन थीटा के इक्वल होगी, और अगर रफ रखा गया तो मुझे पता है एक्सेलरेशन आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये दो चीज़ें हमेशा फिक्स है। ठीक है, अब हम टाइम की इक्वेशन रखते हैं। टाइम मेरे को पता है √2h/g होता है, तो T1 अगर निकालेंगे तो मेरे को पता है मेरे को बनेगा 2d अपॉन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। सेम T2 के लिए रख देंगे 2t अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या बोलिए, देखो सिंपल सी चीज़ बोलिए क्वेश्चन में कि मेरे पास T2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ T1 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि रफ में जितना टाइम लग रहा है वो n टाइम्स ऑफ स्मूथ वाले का है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और दोनों की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, T2 स्क्वायर की वैल्यू रखी, T1 स्क्वायर की वैल्यू रखी, ये n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से सिंपल मेरे पास जो म्यू कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 1 - 1/n स्क्वायर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले जैसा है, बस उसमें क्या किया था, दो अलग अलग केसेस रखे थे, एक रफ का एक स्मूथ का। इस बार हमें बोल दिया कि एक ही इंक्लाइन प्लेन है, आधा स्मूथ है आधा रफ है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल वही रखना है। देखो, पहले अगर हम स्मूथ के केस में चलेंगे तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होनी है, रफ के केस में जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होनी है। अब मेरे को इसने पूछा है, देखो, द अपर हाफ ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टॉप कम बैक, मतलब ऊपर भी रेस्ट में थी, नीचे आके भी रेस्ट में है। फिर एट द बॉटम इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ वैल्यू इज गिवन बाय। मेरे को यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ बीच में कहीं जहाँ पे ये रफ स्मूथ से रफ हुआ होगा वहाँ वेलोसिटी v रही होगी। दोनों पे मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देखती हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए करूँगी v² - 0 = 2g साइन थीटा। डिस्टेंस मैंने दोनों का x मान लिया। ठीक है, तो 2g साइन थीटा x, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन लगाएंगे हम, 0 - v² = 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू x।
जब हम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ से सिंपल सा जो म्यू कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will remove with the record if, देखो कॉइन को हमें रिवॉल्व कराना है। देखो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन है, वही बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास मैंने सूडो फोर्स अप्लाई किया, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल अंदर लगता है, मैंने इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखा है और सूडो फोर्स मैंने बाहर की तरफ अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे एमजी लगेगा। नॉर्मल मेरे को पता है, देखो फ्रिक्शन है, वही मेरे पास ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो मेरे को पता है फ्रिक्शन बेसिकली सीधा सीधा एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो मेरे को पता है मेरे को इसको रिवॉल्व करवाना है, तो फ्रिक्शन जो मेरे पास मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मेरे पास कम होना चाहिए। म्यू इंटू नॉर्मल हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नॉर्मल हमारे पास एम जी के इक्वल था, फ्रिक्शन अभी अभी हमने एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल लगाया, तो म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ से आर आ जाएगा इक्वल्स टू और स्मॉलर देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a car of mass m start from rest acquire a velocity along east in 2 seconds. Assuming the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car. फोर्स निकालना, देखो फोर्स क्या होता है, dp बाई dt होता है, तो मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल लेती हूँ, टाइम से डिवाइड कर दूंगी, मेरे पास एफ एक्सटेंड निकल के आ जाएगा। इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनल मेरे पास आई कैप डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी है, तो मैं फोर्स अगर कैलकुलेट करने जाऊंगी तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, 2 सेकेंड उसने बोला है, तो यहाँ से मेरे पास एफ एक्सटर्न निकल के आ जाएगा एम बी बाई 2 आई कैप। डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बोला था सेकेंड लॉ जो है वो क्या बोलता है, फोर्स एक्सटर्नल क्या होता है, डी पी बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होता है। जो डायरेक्शन मेरे पास मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन मेरे पास फोर्स की होगी। सिंपल सा पता है, इनिशियल तो मेरे पास मोमेंटम ही नहीं था, फाइनल था जो कि था ईस्ट डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम भी मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, तो मेरे पास फोर्स है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एम बी बाई 2 ईस्टवर्ड, एम बी बाई 2 ईस्टवर्ड मोर देन एम बी बाई 2, गलत है, एम बी बाई 2, ठीक है। आगे है इज एक्सर्टेड बाई द कार इंजन, गलत है। इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स, हाँ ये सही बात है, और नहीं देखो इंजन नहीं लगाएगा। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है, किसी को याद है तो, हॉर्स कैसे चलता है, हॉर्स क्या करता है, ग्राउंड पे फोर्स देता है, ग्राउंड उसको रिएक्शन फोर्स देती है, उसकी वजह से जो है घोड़ा चल पाता है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से घोड़ा चल पाता है, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। इंजन का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द 3 टायर्स। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये रिलेशन गिवन है, वेयर क्यू की वैल्यू गिवन है अपने पास, पी की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो सिंपल सी चीज़ है, फोर्स दे रखा है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मेरे को मास पता है, मेरे को अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। मेरे को क्वेश्चन में एक्स की जो है वो रिलेशन गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं वेलोसिटी निकालूंगी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी, ठीक है। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास यहाँ से ये मैंने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया आर टी क्यूब, और तो मेरे पास वेलोसिटी आई, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 3r टी स्क्वायर। यहाँ से मैंने दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन बनेगा 2a प्लस आर 6rt, ठीक है। यहाँ मेरे पास बनेगा 2a
प्लस 6RT, ठीक है। अब यहाँ से मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास ये बनेगा 2Q प्लस 12R। यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी 68। अब सिंपल मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लगाया तो 68 इंटू 2, मेरे पास आंसर बनेगा 136, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक A एंड B एंड बिटवीन B एंड द ग्राउंड। देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले ग्राउंड की तरफ चलते हैं। मेरे पास निकाल लेती हूँ मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू गिवन है और मैं नॉर्मल निकाल सकती हूँ। मेरे पास टोटल मास 20 kg है, तो मेरे पास जो नॉर्मल आएगा वो आएगा 20 इंटू जी, ठीक है। और म्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ से कैलकुलेट करूँगी 120 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सटर्नल फोर्स देखूँ, एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास 80 लग रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी का कोई मोशन हो ही नहीं रहा। मोशन जब हो ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास फोर्स के इक्वल आएगी, जो आएगी 80 न्यूटन। अब जब कोई मोशन हो ही नहीं रहा है तो मेरे पास इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन क्यों ही आएगा, तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 80 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, a 4 kg block A is placed on the top of a 8 kg block B which rests on a smooth table. A just slips on B when a force of 12 Newton is applied on A, then the maximum horizontal force F applied on B to make them both move together। देखो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, उसको जस्ट मूव करवाने की कंडीशन में। जस्ट मूव करवाने की कंडीशन है तो मेरे पास, मेरे को पता है ये फोर्स है फ्रिक्शन के इक्वल होगा। जस्ट मूव करवाने की कंडीशन में फोर्स हमेशा फ्रिक्शन के इक्वल होता है, तो मैंने फ्रिक्शन को एम ए के इक्वल करवा दिया, ठीक है। एम ए को मैंने 12 रखा, फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने 12 रखी। एम ए मास मेरे को पता है कितना, यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा 3। अब उसने बोला दोनों को एक साथ मूव करवाना है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो सिंपल सा फोर्स निकालने के लिए मैं टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दूंगी, बस और कुछ नहीं करना। डबल ब्लॉक देख के घबराओ नहीं। देखो टोटल मास कितना है, 4 kg यहाँ है, 8 kg यहाँ, टोटल मास हो गया 12। एक्सेलरेशन मेरे को मूव करवाना है 3 से, तो 12 इंटू 3, यहाँ से मेरे पास 36 न्यूटन कैलकुलेट हो गया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blocks of mass 5 kg and 3 kg are attached to the ends of a string passing over a smooth pulley fixed to the ceiling of an elevator. The elevator is accelerated upwards. If the acceleration of the blocks is 9/32 g, the acceleration of the elevator। मेरे को एलिवेटर की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और ब्लॉक्स की दे रखी है। देखो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर पुल्ली बनाई है मैंने, मान लेती हूँ लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, जी नीचे लग रहा है, दोनों ये इनका दोनों का FBD मैंने इधर बनाया। देखो 3 kg है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे लगेगा मेरे पास। देखो मेरे पास क्या है, सूडो फोर्स लगाऊंगी मैं। यहाँ ऊपर एक्सेलरेशन दिया हुआ था तो नीचे मैं सूडो फोर्स के लिए नीचे सूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगाऊंगी। तो देखो ये तो ब्लॉक का खुद का एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ इसके नीचे 3g लग रहा है प्लस 3a सूडो फोर्स लग रहा है। सेम मैं इसके लिए अप्लाई करूँगी, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे एक तो mg की वजह से फोर्स आ रहा है, एक सूडो फोर्स आ रहा है, और ये इसका दूसरा एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को सीधा कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन अप्लाई करनी है बस। देखो टेंशन माइनस ये फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, सिंपल सीधा Fg प्लस FA माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए, यही लगाना है मेरे पास। और यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा g/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blocks of masses 5 kg 10 kg are connected by a string passing over a pulley B as shown. Another string connects the center of the pulley to the floor and passes over another pulley as shown. An upward force F is applied at the center of pulley. Both the pulleys are massless. The acceleration of block M and M force 300 न्यूटन फोर्स दे रखा है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी। देखो
पहले फोर्स को तोड़ते हैं। यहाँ 3 लग रहा है, आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा। दोबारा 150 है, आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, ठीक है। अब मेरे को टेंशन पता है, देखो नीचे mg लगेगा 50, ऊपर टेंशन लगेगी 75। ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो मास है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी। तो मैं यहाँ से बैलेंस करवा के यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूँगी, जो कि आएगी 5। अब देखो दूसरे ब्लॉक को ध्यान से देखो, नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 75 लग रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है। अभी ऑलरेडी ज़मीन पे रखा हुआ है, तो और नीचे कहाँ जाएगा? इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी मेरे पास। तो सिंपल है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ मास m हैज़ फॉलन इनटू अ ditch of width v. Two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and 2 fixed pulleys are shown in figure. Both the friends exert force of equal magnitude F. When the man is at depth dh, the value of F is, देखो FBD बनाते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा दोनों तरफ। कंपोनेंट मान लो मैंने ये एंगल थीटा कंसिडर किया है, तो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। अब देखो ये हाइट नीचे h हाइट तक था, टोटल d था, तो आधा कितना हो जाएगा d/2। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरे पास h है, हाइपोटेनियस मैं पाइथागोरस से निकाल लूँगी, मेरे पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन को बैलेंस कराऊंगी तो ऊपर लग रहा है 2t साइन थीटा, नीचे लग रहा है mg। बस यही करना और कुछ नहीं करना। ये साइन थीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो अब इनको बैलेंस करवाना है। 2t साइन थीटा इक्वल्स टू mg, टेंशन आएगी mg अपॉन 2 साइन थीटा। साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू रखते ही मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के अब देखो क्वेश्चन को देख के घबरा जाते तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, पर करने के बाद पता चल रहा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a block of mass m is placed on a wedge of mass 2m which rests on a horizontal surface. There is no friction between block and the wedge. The minimum coefficient of friction between wedge and the ground so that wedge does not move. देखो FBD की तरफ चलते हैं। पहले स्मॉल m की FBD बनाएंगे। ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ये लग रहा है mg साइन थी 45, ये लग रहा है mg कॉस 45, ये नॉर्मल मेरे पास लग रहा है इधर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं नॉर्मल को बैलेंस करवाऊंगी mg कॉस 45 के इक्वल, तो मेरे पास नॉर्मल mg/√2 कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब मैं वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी, ध्यान से देखना। देखो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, ये वेज है, ये एक नॉर्मल फोर्स मेरे पास आया स्मॉल m की वजह से, ठीक है। एक फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा, ये मेरे पास एक जो नॉर्मल आएगा वो ये आएगा ग्राउंड की वजह से, ये आया था ब्लॉक की वजह से, ये आएगा n' ग्राउंड की वजह से। अब देखो मैंने इस नॉर्मल के 2 कंपोनेंट तोड़े, n/√2, n/√2, नीचे मेरे पास लगेगा 2mg, ठीक है। सारे मेरे पास फोर्सेस आ चुके हैं, अब आगे कैलकुलेट करना। देखो फ्रिक्शन को मैंने इक्वल करवाया म्यू इंटू n' के, जो कि मेरे पास इक्वल होगा n/√2। n' में कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास बनेगा n/√2 प्लस 2mg, ठीक है। तब मेरे पास सिर्फ वैल्यू रखनी है मेरे को। मैंने म्यू इंटू n' इक्वल टू n/√2, यहाँ मैंने n' की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास सीधा यहाँ से मेरे पास म्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मैच द कॉलम है, सबको पता है रिकॉइलिंग ऑफ गन हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल होता है। तो डी में पी, मतलब ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी भी चला गया, ठीक है। बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देता है डेफिनेशन फोर्स की, और मेज़रमेंट ऑफ फोर्स हमें सेकंड लॉ सिखाता है। फोर्स हमें अभी बताया था dp/dt, जो मेज़रमेंट ऑफ फोर्स होता है सेकंड लॉ सिखाता है, और इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है इम्पल्स की वजह से आता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए बैठ जाएगा इसका आंसर सीधा। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है।
क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दो ब्लॉक रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया गया है यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, समझो। इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लिया म्यू एम जी, ग्राउंड और यहाँ ब्लॉक्स के बीच में निकाल लिया म्यू एम जी करके, ये भी म्यू एम जी आएगा, ठीक है। μ/3 टोटल मास 3m था। अब मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। देखो μ/3mg, अगर मैंने फोर्स μ/3mg लगाया तो मेरे पास फ्रिक्शन भी μ/3mg आएगा। तो μ/3mg अगर मेरे पास फ्रिक्शन आएगा तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर देंगे, टेंशन मेरे पास निकल के आएगा 0, ठीक है। ये फ्रिक्शन अगर μ/3mg है तो यहाँ फ्रिक्शन भी μ/3mg आएगा और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं आनी, फ्रिक्शन अकेला किसी बॉडी को मोशन नहीं करवा सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर केस लेके चलते हैं μmg, सेम इसके जैसा केस बनेगा फर्स्ट वाले की तरह। अब समझते हैं थर्ड और फोर्थ को। देखो पहले फोर्थ को समझते हैं। 3μmg, यहाँ 3μmg फोर्स लगा, यहाँ पीछे एक सेकेंड, देखो यहाँ अगर 3μmg फोर्स लगेगा तो पीछे लगेगा μmg। अब यहाँ पे दोनों को अगर मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वही फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, मुझे पता है। तो यहाँ ये फ्रिक्शन μmg है तो यहाँ भी μmg आएगा, यहाँ μmg आएगा तो यहाँ और कोई फोर्स मेरे पास बचा ही नहीं। दोबारा टेंशन 0। कोई भी केस ले लें, कोई भी केस लेंगे तो यहाँ ये वाला फ्रिक्शन μmg है तो यहाँ भी μmg ही बनेगा। और कभी भी फ्रिक्शन किसी बॉडी को मोशन नहीं करवाता। तो कोई भी अगर मैं केस लूँगी तो हमेशा मेरे पास टेंशन 0 ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास यहाँ गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर शोन द इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू देन m2 विल स्टार्ट मूविंग। m2 को मेरे को ऊपर मूव करवाना है, FBD की तरफ चलते हैं। सिंपल सा, देखो पहले इस पार्ट को देखते हैं। टेंशन यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है तो टेंशन m1g के इक्वल आ जाएगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में अभी मेरे को ऊपर मोशन करवाना है, उसके लिए कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m1g, यहाँ टेंशन ऊपर लगेगी, नीचे m2g साइन थीटा, ऊपर नॉर्मल, नीचे फ्रिक्शन, नीचे m2g कॉस थीटा। तो मेरे को अगर बॉडी ऊपर मूव करवानी है तो टेंशन को मेरे को बड़ा कराना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा तभी बॉडी ऊपर मूव करेगी। तो टेंशन विल बी ग्रेटर देन, दो फोर्स क्या है, एक तो m2g साइन थीटा लग रहा है नीचे, एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इन दोनों के एडिशन के बाद भी टेंशन अगर मेरे पास बड़ा है तो मेरे पास बॉडी ऊपर मूव करेगी। अब इसके चलते हम आगे सॉल्व करेंगे। तो टेंशन की वैल्यू m1g आएगी, वो मैंने इधर कैलकुलेट की थी इस वाले से, और m2g साइन थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल करके ये लगाएंगे। दोनों मतलब m2g का दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास कंडीशन निकल के आ जाएगी ये। तो सिंपल सी चीज़ थी। 43 को चलते हैं। देखो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। देखो हमारे पास जो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, इसको बोलते हैं, ठीक है। हम हमेशा क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू tan अल्फा ही लिखते हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए एक केस होता है कि एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होता है एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ठीक है। एंड tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन अ बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखो हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में नहीं होती तब लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो मैक्सिमम जो फोर्स होता है, जो कंडीशन होती है जब कोई बॉडी जस्ट मूव करने की कंडीशन में होती है तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मोशन में आ जाती है। तो यही चीज़ तो इसने यहाँ बोली है कि जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगता है। तो ये दोनों सही है पर ये इसका रीज़न नहीं है। इसका रीज़न बैठाने के लिए हमारे पास रीज़न इसका ये जाता है कि एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पास mg साइन अल्फा बनता है वो फ्रिक्शन को बैलेंस करवा देता है। ये हमारे पास रीज़न होना चाहिए था। तो इसका आंसर जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही बात है। देखो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt होता है। ये मेरे पास फोर्स का मेजरमेंट देता है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
सबने सही किया होगा, पर नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अब क्यों गलत है वो ध्यान से समझने। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास ये बोलता है कि जो फोर्स होता है वो कभी भी इक्वल नहीं बोला जाता। जो फोर्स होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt होता है, कभी उसने इक्वल नहीं बोला। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो मेरे पास बनेगा k dp/dt, जहाँ के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये होती है मेन चीज़। कभी भी सेकंड लॉ ने ये कभी नहीं कहा कि फोर्स होता है वो इक्वल्स होता है dp/dt की। ये अपन इक्वल टू फॉर्म में लगाते हैं क्योंकि के की वैल्यू 1 होती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना आपसे कि फोर्स होता है वो इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया। तो असर्शन विल बी ट्रू बट रीज़न विल बी फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration a. The pendulum will tilt. देखो राइट की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन आएगी, पीछे मैं सूडो फोर्स लगा देती हूँ एम में। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है पेंडुलम इधर मूव करेगा। लेट्स से ये थीटा एंगल बना लेता है वर्टिकल के साथ, नीचे एम जी लग रहा है, इधर मेरे पास एम ए लगेगा। तो सिंपल सी बात है, टेन थीटा मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। टेन थीटा इक्वल टू एम ए बाई एम जी। तो थीटा कैलकुलेट होगा क्या आएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी। ऑप्शन पढ़ते हैं, और किस साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन विल बी साइन, तो गलत है, साइन गलत है। बचा मेरे पास टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ए बाई जी आएगा, तो ये गलत। हमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है ही नहीं, सभी में लेफ्ट ही है वैसे भी। तो ऑप्शन नंबर 2। Even though net external force on a body is zero, momentum need not to be conserved. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम हमेशा से यही पढ़ता है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है, हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता ही होता है। तो यहाँ ये नॉट वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द इंटरनल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी कैंसिल आउट मोमेंटम ऑफ ईच। देखो इंटरनल फोर्सेस जितने भी होते हैं उनका मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे देखो कोई बॉम्ब है, एक्सप्लोड हुआ, वो क्यों एक्सप्लोड होगा, वो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही एक्सप्लोड होता है। पर अपन क्या करते हैं, वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं, तो वो मोमेंटम चेंज कैसे कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हुआ। इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, पर कभी भी मोमेंटम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। ठीक है, a balloon with mass m is descending down with an acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? ठीक है, देखो FBD बनाएंगे। एक मास m की एक बलून था, नीचे mg लग रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा था, ऊपर एयर की वजह से कोई ना कोई अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा। यहाँ से इसकी इक्वेशन लिखते हैं एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कितना मास मैं निकाल दूँ कि ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग जाए। मान लेती हूँ मैंने एम डैश मास निकाल दिया, तो बलून में कितना मास बचेगा, एम माइनस एम डैश बचेगा। तो मेरे पास m माइनस एम डैश का बलून है, ऊपर एप्थ्रस सेम लग रहा है, नीचे एम जी लगेगा, m माइनस एम डैश जी, और इस बार ऊपर की तरफ ये मोशन कर रहा है। तो इक्वेशन लिखूंगी तो f माइनस एम जी वाला फोर्स इक्वल्स टू एम डैश ए। यहाँ से अगर मैं दोनों की इक्वेशन को कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास एम डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a monkey of mass 25 kg is holding a vertical rope. The rope does not break if a body of mass 30 kg, देखो 30 kg दे दिया मतलब मैक्सिमम टेंशन दे दी। देखो इसने बोला है कि बट द रोप ब्रेक्स इफ द मास ऑफ बॉडी सस्पेंडेड एक्सीड 30, मतलब जो मैक्सिमम वो टेंशन सहन कर सकता है वो है 30 g। वॉट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी क्लाइम अप द रोप। मंकी को ऊपर चढ़वाना है। देखो ऊपर टेंशन लगेगी, ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे एम जी लग रहा है, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी। टेंशन मेरे को अभी भी मैंने बताई 30 जी होगी, ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर भी किया था। तो 30 जी माइनस 25 जी इज इक्वल्स टू 25 ए। यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट,
A body of weight 50 Newton placed on a horizontal surface is just moved by a force of 28.2. The frictional force and normal forces are, देखो 28.2 के दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक ये 28.2 बाई रूट टू दोनों तरफ, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, फ्रिक्शन जो है वो मेरे पास यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास और कोई फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन मेरे पास जो कैलकुलेट आके आएगा वो आएगा फ्रिक्शन इक्वल टू 28.2 बाई रूट टू। मैं रूट टू को खोलूँगी 1.4 आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगा 20। अब वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को बैलेंस करवाते हैं, नॉर्मल प्लस 28 बाई रूट टू इक्वल्स टू 50। अभी मैंने इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट किया था, क्या था 20, तो यहाँ से मेरे को ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये 20 लिखूँगी, यहाँ से नॉर्मल 30 कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। If a coin is dropped in a lift, it takes t1 time to reach the floor and takes t2 time when lift is moving up with constant acceleration। देखो एक टाइम t1 लगता है जब मेरे पास लिफ्ट स्टेशनरी है, दूसरा t2 लगता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसमें सिंपल सा मेरे पास आएगा √2h/g। यहाँ मेरे पास लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है तो नीचे सूडो फोर्स लगेगा, नीचे सूडो फोर्स ma लगेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगी, तो मेरे पास जो t2 कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा √2h/g + a। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ गई है तो t1 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ से t1 मेरे पास कैलकुलेट होके आएगा, t1 विल बी ग्रेटर देन t2, ठीक है। सो थैंक यू।